Hi again, I hope you are doing great. And the last video helped you in the revision of Companies Act 2013. Now, in this video, we will cover Coffee Posa 1974. So, without wasting any time, let's get started. स्टार्टिंग विथ कॉफी पोसा एक्ट 1974। इसमें सबसे पहले हमको समझना है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू डिटेंशन ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके ऑफिसर और स्टेट गवर्नमेंट और उसके ऑफिसर, और विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन जिसको डिटेन करा गया अंडर सच ऑर्डर, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है। और किन किन सेक्शन में इनका रेफरेंस आने वाला है, तो सेक्शन नंबर 3, 5A, 7A, 9 और 12A के लिए जो फर्स्ट वाला केस है विद रिस्पेक्ट टू डिटेंशन ऑर्डर, तो सीजी और सीजी के ऑफिसर और एसजी के ऑफिसर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। एंड विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन नंबर 5, 7, B, 8, 10, 10 कैपिटल ए, 11 एंड 12, जो सीजी और एसजी है वो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। ऑफिसर्स यहाँ पर जो है वो कवर नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में, बिकॉज जगह जगह इस एक्ट में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो यूज करा गया है। इसके बाद में कवर कर रहे हैं सेक्शन नंबर 3 प्लस सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 3 में बोला है पावर टू मेक डिटेंशन ऑर्डर। इसमें लिखा है सेक्शन नंबर 3 के अंदर कि सीजी और जो ऑफिसर है उसका जॉइंट सेक्रेटरी या उससे अबव की रैंक का, या जो स्टेट गवर्नमेंट है या उसका ऑफिसर है सेक्रेटरी या उससे अबव की रैंक का, अगर वो सेटिस्फाइड है कि कोई भी पर्सन जो है इवन फॉरेनर, उसको प्रिवेंट करा जाना चाहिए फ्रॉम स्मगलिंग गुड्स और अबेटिंग दी स्मगल्ड गुड्स और इंगेजिंग इन ट्रांसपोर्टेशन, कंसीलमेंट या कीपिंग दी स्मगल्ड गुड्स, राइट, या फिर डीलिंग इन स्मगल्ड गुड्स इन एनी अदर मैनर, और हार्बरिंग पर्सन्स इंगेज्ड इन स्मगलिंग गुड्स और इन अबेटिंग स्मगलिंग गुड्स, तो वो ऑर्डर पास कर सकते हैं फॉर द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन। तो ये आपको याद रखना है फर्स्ट के अंदर। उसके बाद में फॉरेनर वाला जो पॉइंट है उसमें हम किसकी बात करें, जो कि इंडिया में है, राइट, सो हु इज इन इंडिया। अच्छा, उसके बाद उसमें बोला है सेकंड पॉइंट में कि व्हेन ऑर्डर मेड बाय एसजी या उसका ऑफिसर, तो एक रिपोर्ट जो इस ऑर्डर की शैल बी फॉरवर्डेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 10 days। और थर्ड में बोला है कि जो एज सुन एज पॉसिबल आप कम्युनिकेट करोगे रीजन ऑफ डिटेंशन, ऑर्डिनरी केस में 5 दिन के अंदर अंदर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस में 15 दिन के अंदर अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन, उस पर्सन को जिस पर्सन को आपने डिटेन करा है। अच्छा, 6 के अंदर लिखा है कि डिटेंशन ऑर्डर इनवैलिड या इनऑपरेटिव नहीं होगा इवन इफ पर्सन इज आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ गवर्नमेंट या ऑफिसर, या फिर प्लेस ऑफ डिटेंशन ऑफ द पर्सन इज आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लस ऑफिसर मेकिंग द डिटेंशन ऑर्डर। तो बेसिकली इसका एग्जांपल क्या हुआ कि यार कोई पर्सन गुजरात में बैठा है और महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है या जो ऑफिसर है उसको ऑर्डर करना है उसका डिटेंशन, तो कर सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, कर सकते हैं, राइट। सो 6 में बस ये बोला हुआ है कि इवन इफ द पर्सन इज आउटसाइड द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, आप उसके डिटेंशन का ऑर्डर जो है वो पास कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सेक्शन 3 प्लस सेक्शन 6 के अंदर। उसके बाद में इसमें दिया है सेक्शन नंबर 4 प्लस सेक्शन नंबर 5 प्लस सेक्शन नंबर 5A, ठीक है। इसमें सेक्शन नंबर 4 में बोला है एग्जीक्यूशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर, तो इट में बी एट एनी प्लेस इन इंडिया, कहीं पे भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 में बोला है एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम डिटेंशन ऑर्डर हैज बीन मेड, वो लाइबल हो जाएगा टू बी डिटेन्ड एट सच प्लेस एंड अंडर सच कंडीशन एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में स्पेसिफाई, तो उस जगह पे और उन कंडीशंस के साथ जैसा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे। अब वो कंडीशंस किन किन चीजों को लेकर के हो सकती है, तो वो मेंटेनेंस को लेकर के हो सकती है, वो इंटरव्यूज को लेकर के हो सकती है, वो कम्युनिकेशन विद अदर्स को लेकर के हो सकती है, वो डिसिप्लिन को लेकर के भी हो सकती है, और वो पनिशमेंट को लेकर के भी हो सकती है। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती हैं। तो क्या किसी से बात करने से आपको रोका जा सकता है? द आंसर इज येस। तो इस पे केस स्टडी ऑलरेडी आई हुई है कि किसी को बात करने पे रोक रहे हैं तो वो जो एक्शन है वो टेनेबल है या नहीं है, वो बिल्कुल टेनेबल है, बिकॉज दिस इज अलाउड, राइट। कम्युनिकेशन विद अदर्स को लेकर के एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो कंडीशंस चाहे वो इंपोज कर सकता है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में इसमें बोले टू बी रिमूव फ्रॉम वन प्लेस ऑफ डिटेंशन टू अनदर प्लेस ऑफ डिटेंशन, वेदर उसी स्टेट में या किसी और स्टेट में। तो अगर रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। अब वो उसी स्टेट में एक जगह से डिटेंशन की एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है वो भी पॉसिबल है, स्टेट चेंज करना है वो भी पॉसिबल है, ठीक है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी लेकर के जा सकते हैं। बट हाँ, अगर आप किसी और स्टेट में लेकर के जा रहे हो तो उस केस में आपको उस स्टेट गवर्नमेंट का कंसेंट लेना है पहले, फिर ही ऑर्डर पास करना है डिटेंशन का, ठीक है। यानी बेसिकली ऑर्डर पास करना है कि प्लेस चेंज कर रहे हैं उसका, ठीक है। उसके बाद ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन सेवरेबल, इसमें ये बोला है एप्लीकेबिलिटी कब है। सबसे पहले तो ये सेक्शन एप्लीकेबल कब होगा, जब डिटेंशन आपने करा है 3(1) में ऑन द बेसिस ऑफ 2 और मोर ग्राउंड्स। तो वहां पे हमने कुछ ग्राउंड्स पढ़े अभी, ठीक है। 5 ग्राउंड्स हमने वहां पे पढ़े, तो 5 में से अगर 2 या उससे ज्यादा के बेसिस पे आपने डिटेंशन करे तो ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं होता। अब इसमें बोला क्या, इसके इंप्लीकेशंस क्या है, तो इसमें बोला है कि ऑर्डर जो है ए वाले पॉइंट में, ऑर्डर जो है वो इनवैलिड नहीं होगा, इनऑपरेटिव नहीं होगा, मेयरली अगर एक या उससे ज्यादा ग्राउंड्स आर से वेग, नॉन एग्जिस्टेंट, ठीक है, या फिर इनवैलिड है, तो इट शैल नॉट बी होल्ड दैट गवर्नमेंट प्लस ऑफिसर मेक द ऑर्डर आफ्टर सेटिस्फेक्शन। यानी कि अगर जो भी ग्राउंड है जिसके बेसिस पे हमने डिटेंशन ऑर्डर करा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं या वेग है, ठीक है, इनवैलिड है,
तो उस केस में क्या बोल रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट या ऑफिसर है, आप ऐसा मान लेना कि वो सेटिस्फाइड ही नहीं थे ऑर्डर पास जो उन्होंने करा, ठीक है, जब वो उन्होंने ऑर्डर पास करा तो वो सेटिस्फाइड ही नहीं था, ऐसा मान लेना, ठीक है। एंड बी वाले में लिखा है फॉर ग्राउंड्स अदर देन कवर्ड अंडर ए, अगर वेग और वो सारी चीजें नहीं है, उसके अलावा अगर कोई है, ठीक है, तो डीम्ड की ऑर्डर मेड आफ्टर सेटिस्फैक्शन विद रिस्पेक्ट टू सच ग्राउंड। तो बी में बोल दिया कि अगर उसके अलावा कुछ ग्राउंड्स है तो आप ऐसा मान लेना कि जब हमने ऑर्डर पास करा है, गवर्नमेंट ने जब ऑर्डर पास करा तो वो सेटिस्फाइड थी, बट ए के अंदर अगर ग्राउंड्स कवर हो जाते हैं, वेग, नॉन एग्जिस्टेंट या फिर इनवैलिड, तो आप ऐसा मानो कि गवर्नमेंट या उसके ऑफिसर ने पास करा है बट वो सेटिस्फाइड नहीं थे ऑर्डर पास करने के लिए। बेसिकली गवर्नमेंट जो है वो अपनी पोजीशन इसके थ्रू क्या कर रही है, सेव कर रही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 4, 5 और 5A के अंदर। इसके बाद आता है सेक्शन नंबर 7, पावर इन रिलेशन टू एब्सकॉन्डिंग पर्सन। इसके अंदर ये बोला है कि अगर appropriate government has reason to believe that person is absconding or concealing himself so that order cannot be executed, ये किस ऑर्डर की बात हो रही है, ऑर्डर ऑफ डिटेंशन, so that order cannot be executed, it may, ए के अंदर बोला है मेक अ रिटर्न रिपोर्ट ऑफ द फैक्ट टू मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ऑफ प्लेस वेयर पर्सन रिसाइड्स, एंड सेक्शन 82, 83, 84, 85 ऑफ सीआरपीसी 1973 shall apply, and detention order shall be construed as a warrant issued by the magistrate। और बी में बोला है डायरेक्ट द पर्सन टू अपियर बिफोर द ऑफिसर एट द स्पेसिफाइड प्लेस एंड विद इन स्पेसिफाइड पीरियड बाय नोटिफाइंग द ऑर्डर इन ऑफिशियल गैजेट, and if such person fails to appear unless he proves the fact of his non-appearance plus communicated that he won't be able to appear to the concerned officer within the period given in the order, be punishable with imprisonment of up to 1 year or with fine or both। तो अगर आप बता देते हो कि आप नहीं आ पाओगे, अपेयर नहीं हो पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो अपेयर होने में, वो भी बिना बताए, तो उस केस में इंप्रिजनमेंट हो सकता है ऑफ अप टू 1 ईयर और फाइन, या दोनों भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है, या तो ए में जाएंगे या बी में जाएंगे। इसमें एक और पॉइंट है कि एवरी ऑफेंस अंडर बी शैल बी कॉग्निजेबल, तो जो भी बी में ऑफेंस कवर हो जाएगा उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो माना जाएगा। अगर आप फेल हो जाते हो अपेयर होने में तो उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो माना जाएगा। तो ये सेक्शन नंबर 7 के अंदर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें दिया है एडवाइजरी बोर्ड के बारे में। एडवाइजरी बोर्ड के बारे में सबसे पहला जो पॉइंट है, ए पॉइंट, उसमें ये बोला है कि सीजी एंड एसजी शैल कॉन्स्टिट्यूट वन और मोर एडवाइजरी बोर्ड्स कंसिस्टिंग ऑफ चेयरमैन एंड 2 अदर पर्संस possessing the specified qualification। और स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन क्या है, दे आर और हैव बीन और क्वालिफाइड टू बी द जज ऑफ अ हाई कोर्ट। देन बी में दिया है सेव सेक्शन नंबर 9, यानी सेक्शन नंबर 9 में जो भी लिखा है उसको सेव करते हुए विद इन 5 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन ऑफ अ पर्सन रेफरेंस देना होता है टू द एडवाइजरी बोर्ड। तो टाइम लिमिट क्या है रेफरेंस देने की एडवाइजरी बोर्ड को, 5 weeks फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन ऑफ अ पर्सन। देन सी में बोला है एडवाइजरी बोर्ड शेल आफ्टर कंसिडरिंग द रेफरेंस एंड द मटेरियल्स प्लेस्ड बिफोर इट प्रिपेयर रिपोर्ट स्पेसिफाइंग in a separate paragraph as to whether person concerned be detained and submit the same within 11 weeks from the date of detention। तो वो एक रिपोर्ट बनाएंगे, उसमें सेपरेट पैराग्राफ में स्टेट करेंगे कि पर्सन को डिटेन करा जाना चाहिए या नहीं करा जाना चाहिए, और ये रिपोर्ट बना करके उनको 11 हफ्तों के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन जो है वो सबमिट करना है। देन डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन अगर होते हैं एडवाइजरी बोर्ड के मेंबर्स के बीच में, तो मेजॉरिटी मेंबर का जो भी ओपिनियन होगा वो प्रिवेल करेगा। ई वाला जो पॉइंट है उसमें बोला है नॉट अलाउड टू अपियर थ्रू लीगल प्रैक्टिशनर इन रिस्पेक्ट ऑफ रेफरेंस टू एडवाइजरी बोर्ड। तो अगर एडवाइजरी बोर्ड ने कोई भी रेफरेंस दिया है, से फॉर एग्जांपल मेरे डिटेंशन को लेकर के, तो क्या मैं लीगल प्रैक्टिशनर के थ्रू अपियर हो सकता हूं एडवाइजरी बोर्ड के सामने? द आंसर इज नो। तो एडवोकेट या उसकी मदद से आप अपियर नहीं हो सकते हो। ये केस स्टडी में आ सकता है आपको, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद लिखा है रिपोर्ट शेल बी कॉन्फिडेंशियल एक्सेप्ट द ओपिनियन पार्ट। तो बाकी की पूरी रिपोर्ट जो होगी वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी, लेकिन जो ओपिनियन पार्ट होगा वो ऑब्वियसली पब्लिक करा जा सकता है। एंड लास्टली एफ वाले पॉइंट में बोला एडवाइजरी बोर्ड अगर ये बोलता है कि सफिशिएंट कॉज एग्जिस्ट करता है फॉर द डिटेंशन, तो एजी जो है वो कंफर्म करेगा डिटेंशन, और अगर ए बी बोलता है कि सफिशिएंट कॉज नहीं है तो फिर उस केस में एजी जो है वो जो भी डिटेन्ड पर्सन है उसको रिलीज कर देगा। तो ये आपको एडवाइजरी बोर्ड में ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें दिया है सेक्शन नंबर 9। सेक्शन नंबर 9 में बोला है डिटेंशन अगर करना है फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 months विदाउट एडवाइजरी बोर्ड्स ओपिनियन, तो वो कब हो सकता है? तो बेसिकली इस चीज को पढ़ने के बाद ये समझ में आता है कि आपको एडवाइजरी बोर्ड के पास कब जाते हो आप, जब डिटेंशन आपको 3 महीने से ज्यादा के लिए करना होता है। अगर अप टू 3 months का डिटेंशन है तो एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन की जरूरत नहीं होती है। और सेक्शन 9 में वो केसेस आपको बताएं जहां पे बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के भी 3 महीने से ज्यादा के लिए आप डिटेन कर सकते हो।
तो उसमें बोला है ऑफ पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुम डिटेंशन ऑर्डर वाज पास्ड बिफोर 31 जुलाई 1999 ऑफ मैक्सिमम 6 months फॉर प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम डूइंग एक्ट्स, ये जो नीचे एक्ट्स दिए हुए हैं अभी, ठीक है, एंड सीजी और उसका जो ऑफिसर है नॉट बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल सेक्रेटरी is satisfied that such person smuggles or is likely to smuggle goods into uh, yeah out of or through any area which is highly vulnerable to smuggling, or abates or is likely to abate the smuggling of goods into out of or through any area again which is highly vulnerable to smuggling, and engages in concealing or transporting storing of such goods. तो इस केस में हम उस पर्सन को डिटेन कर सकते हैं 3 महीने से ज्यादा के लिए भी बिना एडवाइजरी बोर्ड के ओपिनियन के। उसके बाद सेकंड इसमें बोले वियर दी पर्सन डिटेन्ड एज पर सबसेक्शन 1, अगर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग पर्सन को डिटेन करा जाता है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि आप 3 महीने से ज्यादा के लिए कर सकते हो बिना एबी के ओपिनियन के लिए, बट मैक्सिमम आप कितने टाइम के लिए कर सकते हो, 6 months के लिए डिटेन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने पर्सन को डिटेन करा एज पर सबसेक्शन 1, द प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 8 यानी जो एडवाइजरी बोर्ड वाली जो चीज हमने पढ़ी थी, दे शैल स्टैंड चेंज्ड एज फॉलोज, चेंज कैसे हो जाएंगे, जहां पर हमने 5 weeks पढ़ा था वहां पे हो जाएगा 4 months and 2 weeks। तो 5 weeks हमने पढ़ा था कि 5 weeks के टाइम में आपको रेफरेंस देना होता है एडवाइजरी बोर्ड को, तो 5 weeks की जगह क्या आ जाएगा 4 months and 2 weeks, और 11 weeks में रिपोर्ट देनी होती है तो यहाँ पे आ जाएगा 5 months and 3 weeks। और एक और चीज की सबसेक्शन 1 में सीजी और उसके ऑफिसर की बात करी है लेकिन एसजी और उसके ऑफिसर की बात नहीं करी है, तो ये भी आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है सेक्शन नंबर 9 के अंदर। इसके बाद सेक्शन नंबर 10 के अंदर बोला है मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन कितना होगा। तो अगर डिटेन करा गया और सेक्शन नंबर 9 इज नॉट एप्लीकेबल और 8F में जो एडवाइजरी बोर्ड है वो कंफर्म भी कर देता है डिटेंशन, तो 1 year होगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन और स्पेसिफाइड पीरियड विच एवर इज लेटर, मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन। सेकंड केस डिटेंशन करा गया है और सेक्शन नंबर 9 भी एप्लीकेबल है और 8F के अंदर कंफर्म भी कर देता है एडवाइजरी बोर्ड, तो उस केस में 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिटेंशन और स्पेसिफाइड पीरियड विच एवर इज लेटर। और एक और चीज बोलिए कि एजी जो है वो रिवोक या मॉडिफाई कर सकता है ऑर्डर को जब भी चाहे तब, ठीक है, डिटेंशन का। उसके बाद है सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 11 में दिया है रिवोकेशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर एनी टाइम। तो अगर रिवोकेशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर एनी टाइम का मतलब ये हुआ कि हम कभी भी डिटेंशन का जो ऑर्डर है उसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। अगर डिटेंशन का ऑर्डर पास करा गया था बाय द ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, तो कौन रिवोक कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर पास करा गया था बाय ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और रिवोकेशन शेल नॉट बार मेकिंग ऑफ अनदर ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 3, यानी हमने एक बार डिटेंशन का ऑर्डर पास करा और फिर उसके बाद में वो हमने रिवोक कर दिया अगर, तो क्या हम दोबारा से डिटेंशन का ऑर्डर आपके अगेंस्ट पास कर सकते हैं? द आंसर इज यस, करा जा सकता है, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर एनी टाइम शेल नॉट बार मेकिंग ऑफ अनदर ऑर्डर अंडर सेक्शन नंबर 3। तो ये आप याद रखोगे, सेक्शन नंबर 10 में मैक्सिमम पीरियड ऑफ डिटेंशन कितना है और सेक्शन नंबर 11 में रिवोकेशन ऑफ डिटेंशन ऑर्डर एनी टाइम। और रिवोकेशन हो जाने से ऐसा नहीं होगा कि दोबारा से आपके अगेंस्ट डिटेंशन ऑर्डर पास नहीं करा जा सकता, करा जा सकता है। इसके बाद इसमें दिया है सेक्शन नंबर 12 जो कि रिलीज की बात करता है। 12 सबसेक्शन 1 प्लस सबसेक्शन 1A जो है उसमें ये लिखा है कि सीजी और एसजी में डायरेक्ट द रिलीज फॉर एनी स्पेसिफाइड पीरियड आइदर विथआउट कंडीशन और अपॉन सच कंडीशन स्पेसिफाइड इन द डायरेक्शन एज द पर्सन एक्सेप्ट्स एंड मे एनी टाइम कैंसिल हिज रिलीज। तो उसको रिलीज भी कर सकते हैं, दैट रिलीज कैन बी सब्जेक्ट टू कंडीशन, कैन बी विथआउट कंडीशन, और जो भी वो रिलीज करा गया उसको उस रिलीज को भी वो कैंसिल कर सकते हैं जब वो चाहे तब, सीजी और एसजी। सबसेक्शन 2 में बोला है while granting release, जब रिलीज ग्रांट कर रहे होंगे, the government may require him to enter into a bond with sureties for due observance of the कंडीशन, की वो कंडीशन जो है वो पूरी करेगा, फुलफिल करेगा, उसके लिए हो सकता है कि उसको सिक्योरिटी देनी पड़े। सिक्योरिटी कैसे देनी पड़ेगी, बॉन्ड साइन करके और जो भी श्योरिटीज है वो प्रोवाइड करके, ठीक है। तो मतलब श्योरिटी मतलब कि जो गारंटी लेंगे इस चीज की कि हाँ ये जो पर्सन है ये फुलफिल करेगा सारी कंडीशंस को, कंडीशंस को किस चीज की, रिलीज की कंडीशंस को। उसके बाद सबसेक्शन 3 में बोले पर्सन रिलीज्ड शेल सरेंडर हिमसेल्फ एट द टाइम एंड प्लेस एंड टू द स्पेसिफाइड अथॉरिटी। तो जो भी उसको बताया गया है कि किस टाइम पर, किस जगह पर और किस अथॉरिटी के सामने उसको खुद को सरेंडर करना है, वो वहां पे खुद को सरेंडर करेगा। उसके बाद सबसेक्शन 4 जो इसमें लिखा है कि अगर पर्सन फेल हो जाता है विथआउट एनी सफिशिएंट कॉज टू सरेंडर हिमसेल्फ, तो वो पनिशेबल होगा विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years और विथ फाइन और विथ बोथ। देन उसके बाद सबसेक्शन 5 में बोला है फेल्स टू फुलफिल द इम्पोज्ड कंडीशन, अगर फेल हो जाता है पर्सन जो भी इम्पोज्ड कंडीशन है वो पूरी करने में, तो द बॉन्ड शेल बी डिक्लेयर्ड टू बी फोरफिटेड
एंड पर्सन लाइबल टू पे पेनल्टी। बॉन्ड जो है वो ऑब्वियसली जब्त कर लिया जाएगा, फोरफिट कर लिया जाएगा और उस पर्सन को जो है वो लाइबिलिटी पे करना पड़ेगी, मतलब पेनल्टी जो है वो पे करनी पड़ेगी। और लास्ट में बोला है नो पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिटेंशन ऑर्डर हैज बीन मेड शेल बी रिलीज्ड ऑन बेल और बेल बॉन्ड और अदरवाइज एक्सेप्ट प्रोवाइडेड हियर अंडर इन दिस सेक्शन। तो उसको रिलीज करना है तो वो इस सेक्शन में जिस तरीके से बताया हुआ है उसी तरीके से हो सकता है, किसी भी दूसरे तरीके से नहीं हो सकता है। ये आपको याद रखना है सेक्शन नंबर 12 में। और इसके बाद में आता है लास्ट सेक्शन नंबर 13 जिसमें लिखा है कि नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शेल लाई अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट और ए स्टेट गवर्नमेंट एंड नो सूट और प्रोसिक्यूशन और अदर legal proceedings shall lie against any person for anything in good faith done or intended to be done in pursuance of this act। तो इसमें बेसिकली गवर्नमेंट अपनी पोजीशन सेव कर रही है और उसके जो ऑफिसर्स हैं उनकी पोजीशन सेव कर रही है कि अगर हमने डिटेंशन ऑर्डर पास कर भी दिया और वो गुड फेथ में पास करा गया था, दो दैट डिटेंशन ऑर्डर वाज रॉन्ग, लेकिन फिर भी अगर वो गुड फेथ में पास करा गया था तो गवर्नमेंट के ऊपर या जो भी उसका ऑफिसर है उसको लेकर के आप कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स या प्रोसिक्यूशन वगैरह उनके अगेंस्ट इनिशिएट नहीं कर सकते हो। तो ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है, केस स्टडी इस पे भी आ सकती है। तो आपको याद रखना है ये कौन सा है, सेक्शन नंबर 13। और इसी के साथ जो कॉफे पोसा 1974 है वो आपका खत्म हो जाता है। I hope this video helped you in the revision of the provision discussed and get better understanding of the provision. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one.